हाय दोस्तों, आज हम इस वीडियो में दोस्तों पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे शॉर्ट में पीटीएसडी भी कहते हैं। दोस्तों ये एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है। ये कब पैदा होती है? जब लाइफ में कोई बहुत टेरिफाइंग इवेंट हुआ होता है, एक ऐसा इवेंट जिससे कि आप अंदर तक झकझोर गए होते हो। तो दोस्तों जब किसी ऐसे इवेंट को आपने या तो डायरेक्टली एक्सपीरियंस किया है या आपने विटनेस किया है होते हुए, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि पीटीएसडी वाली कंडीशन दोस्तों डेवलप हो सकती है। इस तरह के इवेंट्स के एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप किसी वॉयलेंस में पड़ गए या किसी फिजिकल अब्यूज़ में आपका पार्टिसिपेशन हो गया, आपके साथ कुछ सेक्सुअल अब्यूज़ हो गई, या कि आप किसी एक्सीडेंट में पड़ गए दोस्तों, या कुछ नेचुरल डिज़ास्टर हुआ था, या कि दोस्तों कोई मेडिकल बीमारी हो गई आपको इस तरह की जिसके लिए आप बिल्कुल तैयार नहीं थे, आपने मन में बिल्कुल सोचा ही नहीं था, सपने में भी कैसे कुछ हो सकता है। या दोस्तों आपकी फैमिली में या फ्रेंड्स में, इनर सर्कल में आपके किसी को कोई लाइलाज बीमारी हो जाए, अचानक से आपको ऐसा पता लगे तो बिल्कुल बहुत शॉकिंग न्यूज़ होती है। या किसी की डेथ हो जाए दोस्तों, इस तरह के सारे इवेंट्स होते हैं जो ये लाइफ में बहुत सैड इवेंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग इवेंट्स होते हैं, और इनके बाद पीटीएसडी होने की संभावना बढ़ जाती है। देखो फ्रेंड्स, नॉर्मली क्या होता है कि इस तरह के जब भी कुछ इवेंट्स होते हैं तो एक नॉर्मल रिएक्शन होता है कि इंसान दुखी होता है, उसे एडजस्ट करने में, कोप अप करने में टाइम लगता है। लेकिन बहुत सारे लोग दोस्तों इस चीज़ से धीरे धीरे निकल आते हैं। बट कुछ पेशेंट्स में एक पर्टिकुलर सेट ऑफ सिम्टम्स डेवलप हो जाता है और वो उससे नहीं निकल पाते बिना मेडिकल हेल्प के। तो दोस्तों वो पीटीएसडी वाली कंडीशन होती है। अभी हम इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे कि पीटीएसडी के सिम्टम्स एग्जैक्टली क्या क्या होते हैं, कितने ड्यूरेशन के लिए होते हैं, आप किस तरह से पीटीएसडी की डायग्नोसिस बनाने में हेल्प हो सकती है अगर आपको इन सिम्टम्स के बारे में पता हो तो। दोस्तों पीटीएसडी की डायग्नोसिस बनाने के लिए पूरा एक क्राइटेरिया है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि वो क्या क्राइटेरिया है, ताकि अगर आपके किसी चाहने वाले को, किसी भी जान पहचान वाले को ऐसे कुछ सिम्टम्स हैं तो आप असेस कर सकें कि क्या वो पीटीएसडी के दायरे में आ रहा है, और अगर आ रहा है तो आपको डेफिनेटली उसे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास भेजना चाहिए, ताकि सिम्टम्स का असेसमेंट हो और प्रॉपर इलाज किया जा सके, ताकि वो पेशेंट अपनी नॉर्मल लाइफ जी सके या नॉर्मल के नज़दीक लाइफ जी सके। दोस्तों मैं डॉक्टर कमल सिंह, एक्स आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, एक्स फोर्टिस हॉस्पिटल, एक्स अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। दोस्तों मुझे 20 साल से भी ज़्यादा का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और मैंने क्रिटिकल केयर मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन और इमरजेंसी मेडिसिन में दोस्तों बहुत सारा काम किया है। दोस्तों अगर हम साइंस के आंकड़ों की माने तो लगभग हर 11 में से एक व्यक्ति को पीटीएसडी की शिकायत है, और वीमेन में मतलब महिलाओं में इसके होने के चांसेस पुरुषों के बजाय दोस्तों लगभग 2 टाइम्स मतलब 2 गुना ज़्यादा होते हैं। तो पीटीएसडी के बारे में क्या है कि सोसाइटी में या समाज में बहुत ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस नहीं है। हमें लगता है कि कुछ भी ऐसा एक टेरिफाइंग इवेंट हुआ उसके बाद ठीक है, टाइम तो लगता ही है, तो इंसान अपने आप ऑटोमेटिकली धीरे धीरे सिर्फ फैमिली के सपोर्ट से या फ्रेंड्स के सपोर्ट से नॉर्मल हो जाएगा। सोसाइटी में लोग ये चीज़ समझते नहीं है कि बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट अपने आप नॉर्मल नहीं हो पाता, और वो जो सिम्टम्स हैं वो उसकी पर्सनल लाइफ, उसकी वर्क लाइफ को ह्यूजली अफेक्ट करते हैं, बहुत नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं। तो उस कंडीशन में एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास, एक साइकियाट्रिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना ज़रूरी हो जाता है, ताकि आपके सिम्टम्स का असेसमेंट हो और आपके साथ आपका प्रॉपर इलाज किया जा सके। दोस्तों हम पीटीएसडी के सिम्टम्स की बात करते हैं तो नॉर्मली इसमें सिम्टम्स देखा गया है कि जो भी इवेंट हुआ होता है उसके 3 मंथ्स में नॉर्मली स्टार्ट हो जाते हैं। किसी किसी में 1 मंथ में भी स्टार्ट हो सकते हैं, बट किसी किसी पेशेंट में दोस्तों महीनों लग जाते हैं या सालों तक भी नहीं स्टार्ट होते। तो ये चीज़ आपको मन में रखनी है। और जब सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं नॉर्मली तो वो लिंगर ऑन होते हैं, वो बहुत लंबे टाइम के लिए भी चलते हैं, महीनों के लिए चलते हैं या सालों के लिए चलते हैं। तो दोस्तों पीटीएसडी के जो सिम्टम्स हैं इन्हें 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। इन ग्रुप्स के बारे में हमें जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमें इन ग्रुप्स के बारे में पता होगा तभी हम थोड़ा ये असेसमेंट कर पाएंगे कि क्या पीटीएसडी की डायग्नोसिस है। ओके, इसके बारे में मैं आपको सिंपल करके अभी बताऊँगा। पहले हम इन ग्रुप्स के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों पहला ग्रुप है जिसका नाम है इंट्रूजन, दूसरे ग्रुप का नाम है अवॉइडेंस, तीसरे ग्रुप का नाम है मूड एंड थिंकिंग, और चौथे का नाम है फिजिकल एंड इमोशनल रिएक्शंस। ठीक है दोस्तों, तो अब इन चारों ग्रुप्स में हम एक एक करके हर एक ग्रुप को लेंगे और उस ग्रुप के अंदर कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों पीटीएसडी के डायग्नोसिस बनाने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो पहला ग्रुप है जिसका नाम है इंट्रूजन सिम्टम्स, उसमें से एटलीस्ट एक सिम्टम ज़रूर हो। साथ साथ जो दूसरा ग्रुप है जिसका नाम है अवॉइडेंस सिम्टम्स, उसमें से भी कम से कम एक सिम्टम ज़रूर हो। अब जो तीसरा ग्रुप आता है दोस्तों, उसमें से भी जिसका नाम है थिंकिंग एंड मूड सिम्टम्स, उसमें से भी कम से कम 2 सिम्टम्स ज़रूर हो। और जो चौथा ग्रुप आता है जिसका नाम है फिजिकल एंड इमोशनल रिएक्शंस दोस्तों, उसमें से भी कम से कम 2 सिम्टम्स ज़रूर हो। और इन सारे सिम्टम्स की ड्यूरेशन दोस्तों कम से कम 1 मंथ की होती है, तभी पीटीएसडी की डायग्नोसिस बनाई जा सकती है। दोस्तों जो इंट्रूसिव सिम्टम्स वाला ग्रुप है उसमें किस किस तरह के लक्षण हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों पेशेंट को उस इवेंट की जो डिस्ट्रेसिंग मेमोरीज़ हैं, मतलब जो बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली मेमोरीज़ हैं, वो बार बार उसके मन में आ सकती हैं, उसके ख़्यालों में आ सकती हैं। वो उन मेमोरी से बाहर निकल ही ना पाए, ऐसा हो सकता है वो उस लूप में ही फंसा रहा है।
दोस्तों बहुत बार पेशेंट्स को रात के टाइम नाइटमेयर्स आते हैं, मतलब कि उसी घटना के, जिस घटना की वजह से वो परेशान है उस घटना के बार बार सपने आते हैं। ऐसा भी हो सकता है दोस्तों पेशेंट को कि वो अपने मन में बार बार उस ट्रॉमेटिक मेमोरी को, मतलब उस झकझोर देने वाली जो यादें हैं उनको अपने मन में बार बार से रिवाइंड कर रहा है, मतलब उन्हीं मोमेंट्स को बार बार से वो लिव कर रहा है, कि जैसे उसके मन में एक फ्लैशबैक चल रहा है, बार बार वही रील बार बार घूम रही है, वो जो भी घटना थी जिसकी वजह से उसका मन बिल्कुल बेचैन है और उसका मन बहुत ज़्यादा परेशान है और उसका मन, हम कहें कि एक सदमे में है। साथ साथ दोस्तों कुछ पेशेंट्स को ऐसा भी हो सकता है कि अगर उस घटना की याद आए, जिस घटना की वजह से ये सारी चीज़ें हैं, तो उस घटना की सिर्फ याद आने से ही बहुत सीवियर फिजिकल रिएक्शंस हो जाए या बहुत सीवियर इमोशनल रिएक्शंस हो जाए। तो दोस्तों ये जो चारों मैंने आपको लक्षण बताए हैं, ये इंट्रूसिव सिम्टम्स के ग्रुप में आते हैं। तो इनमें से कम एक सिम्टम होना ज़रूरी है अगर पीटीएसडी की डायग्नोसिस बनानी है तो। दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं दूसरे ग्रुप के, जिसका नाम है अवॉइडेंस सिम्टम्स। तो इसमें दोस्तों किस तरह के लक्षण हो सकते हैं? पहला लक्षण तो दोस्तों ये है कि जो पेशेंट है वो पूरी तरह से अवॉइड करेगा उस घटना के बारे में सोचना या उस घटना के बारे में बात करना, जो घटना उसके लिए बहुत दर्दकारी है, बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली है, जिसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी में एबनॉर्मल हो गया। ठीक है दोस्तों, तो वो अवॉइड करेगा थिंकिंग या टॉकिंग अबाउट दैट इवेंट। साथ साथ दोस्तों दूसरा लक्षण ये भी है कि उस घटना से रिलेटेड जो भी लोग हैं या जो भी एक्टिविटीज़ हैं या जो भी जगहें हैं, उनको भी पेशेंट पूरी तरह से अवॉइड करना चाहेगा। वो चाहेगा ही नहीं कि कुछ भी ऐसी चीज़ से उसका लेना देना हो जिसकी वजह से उसे वो दोबारा सारा का सारा इवेंट जो है उसके माइंड में वो एक बार फिर से लाइव हो जाए, उसे वो मेमोरी याद आना स्टार्ट हो जाए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दोस्तों हम तीसरे ग्रुप की बात करते हैं जिसका नाम है थिंकिंग एंड मूड। तो इसमें किस किस तरह के लक्षण आ सकते हैं? दोस्तों जो पेशेंट है वो उसके अंदर बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं अपने लिए, दूसरों के लिए या पूरे के पूरे समाज के लिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है। साथ साथ दोस्तों एक होपलेसनेस वाली कंडीशन उसके अंदर आ सकती है भविष्य को लेकर के। कोई उम्मीद नहीं बची है, कोई आशा नहीं बची है, कुछ भी अच्छा हो सकता है, ऐसी कोई भी मन में होप नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रोमिनेंट सिम्टम होता है। साथ साथ दोस्तों बहुत सारे पेशेंट्स में देखा जाता है कि मेमोरी प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। मेमोरी प्रॉब्लम दोस्तों स्पेशली देखा गया है कि जो भी ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ होता है उसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को इंसान थोड़ा थोड़ा भूल चुका होता है या भूलना शुरू कर देता है। दोस्तों एक ये भी लक्षण है कि जो भी क्लोज़ रिलेशनशिप्स होती हैं उन्हें मेंटेन करने में, मैनेज करने में पेशेंट को प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए जो उसका फ्रेंड सर्कल है या जो उसकी फैमिली है, वहाँ पर अब उसका ठीक से बिहेवियर इंटरैक्शन नहीं हो रहा होता और वो जो पेशेंट है वो रिलेशनशिप्स ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहा होता। और चूँकि रिलेशनशिप्स अब वो ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहा दोस्तों, इसलिए वो अंदर से अब डिटैच फील कर रहा होता है अपने इनर सर्कल से, अपनी फैमिली और फ्रेंड से। साथ साथ दोस्तों ये भी देखा जाता है कि पेशेंट पहले जिन एक्टिविटीज़ को करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक रहता था, बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहता था, ईगर रहता था, अब उन एक्टिविटीज़ के लिए उसके अंदर कोई उत्साह नहीं देखा जाता या कि अब उन एक्टिविटीज़ को करने के बाद पेशेंट को कोई खुशी का एहसास नहीं होता। दोस्तों कई सारे पेशेंट्स इमोशनली बिल्कुल नम हो जाते हैं, मतलब कि वो जो भावनाएं हैं उनका उन पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। बाहर कितनी भी अच्छी चीज़ हो रही हो, कितनी भी अच्छी खबर आई है, उससे उन्हें कोई उनके अंदर खुशी का संचार नहीं होगा। वो बिल्कुल वैसे के वैसे न्यूट्रल रहेंगे, मतलब इस तरह से कि जैसे उन्हें कोई इमोशन उनकी बॉडी में कुछ आ ही नहीं पा रहा, वो किसी इमोशन का एहसास ही नहीं कर पा रहे। और स्पेशली दोस्तों जो भी पॉजिटिव इमोशंस होते हैं उन्हें एक्सपीरियंस करने में इन पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो वो पॉजिटिव इमोशंस को नॉर्मली एक्सपीरियंस कर ही नहीं पाते। तो कितना भी अच्छा कुछ घटित हो गया हो आस-पास समाज में, उनकी फैमिली में, लेकिन उनका रिएक्शन कुछ नहीं आता उस चीज़ के हिसाब से। दोस्तों अब हम चौथे ग्रुप की बात करते हैं जिसका नाम है फिजिकल एंड इमोशनल रिएक्शंस। इस ग्रुप को दोस्तों अराउजल सिम्टम्स भी कहते हैं। इसमें किस किस तरह के लक्षण होते हैं हम एक एक करके बात करते हैं। तो दोस्तों ऐसा हो सकता है कि जो पेशेंट है वो बहुत जल्दी डर जाए या बहुत जल्दी वो अंदर से घबरा जाए, अंदर से जिसे कहते हैं झिंझुड़ जाए बहुत जल्दी। तो फॉर एग्जांपल कुछ भी छोटी-मोटी स्टिमुलस है, वो बैठा हुआ है और सामने से कोई पास हुआ है, तो हो सकता है कि वो इतने से ही उछल करके खड़ा हो जाए अपनी जगह पर। मतलब वो अंदर से बिल्कुल तैयार ही नहीं है, उसकी जो रिएक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव हैं, मतलब बहुत डिफरेंट रिएक्शंस आ रही हैं उस पेशेंट की। दोस्तों कई सारे पेशेंट्स में सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर भी देखा जाता है इस ग्रुप के सिम्पटम्स में। इसका मतलब हो गया कि अपने आप को नुकसान पहुँचाने वाले जो कुछ कैरेक्टर्स होते हैं वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि कुछ भी खाते-पीते रहना, जंक फूड बहुत ज़्यादा खाना स्टार्ट कर देना, ड्रिंकिंग बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर देना, अल्कोहल ड्रिंकिंग, या गाड़ी बहुत तेज़ चलाना, या बहुत रिस्की बिहेवियर में इंडल्ज हो जाना, पार्टिसिपेट करना ऐसी चीज़ों में जिनसे कि जान जाने का खतरा है। इस तरह का जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है दोस्तों वो भी बहुत बार पेशेंट्स में देखा जाता है। दोस्तों ये भी देखा जाता है कि जो पेशेंट्स हैं वो कई बारी हमेशा अपने आसपास एक खतरे की उम्मीद कर रहे होते हैं।
और चूँकि वो आसपास एक डेंजर सस्पेक्ट कर रहे होते हैं हमेशा, तो इसलिए वो हमेशा बहुत ज़्यादा अलर्ट रहते हैं, हमेशा बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहते हैं, बिल्कुल भी पीसफुल नहीं रह पाते। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके आसपास का माहौल जो है वहाँ पे कभी भी कुछ भी दुर्घटना हो सकती है, कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों देखा जाता है कि पेशेंट्स को सोने में बहुत दिक्कत होती है, ट्रबल होती है उन्हें स्लीपिंग में। तो या तो उन्हें नींद ठीक से आती नहीं है, जल्दी नहीं आती है, वो लेटे रहते हैं लेकिन नींद नहीं आ रही है, या नींद अगर आ भी गई है दोस्तों तो वो नींद उनकी गहरी नहीं होती है, वो टूट-टूट करके आती है, फ्रैगमेंटेड स्लीप आती है। साथ-साथ दोस्तों एक ये भी लक्षण देखा जाता है इन पेशेंट्स में कि उन्हें कुछ भी चीज़ में फोकस करने में, कॉन्संट्रेट करने में दोस्तों ट्रबल होती है। दोस्तों कई बार इन पेशेंट्स को एक बहुत ज़्यादा गुस्से का आउटबर्स्ट आते हुए देखा गया, या अचानक से बहुत ज़्यादा इरिटेशन का आउटबर्स्ट आ गया, ऐसा देखा जाता है। या दोस्तों वो अचानक से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं, फिजिकली एग्रेसिव हो सकते हैं, या इमोशनली बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं बिना किसी खास रीज़न के। तो साथ वाले को ऐसा लग रहा है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं था, या कि माहौल में तो ऐसा कुछ चेंज हुआ ही नहीं था, फिर इनको क्या हो गया। लेकिन ये एक सिम्पटम है दोस्तों कि अचानक से बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो जाना, या बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना, या बहुत ज़्यादा एग्रेशन आ जाना। साथ साथ दोस्तों कुछ एक पेशेंट्स को ऐसा भी देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा गिल्ट की फीलिंग आती है अंदर से, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं हम शेम की फीलिंग आती है। मे बी वो इस वजह से आती है कि उन्हें लगता हो कि वो जो भी उनके साथ इवेंट हुआ था वो उसकी मेमोरीज़ रिलीव कर रहे हों, या कि उसकी वजह से वो इतने शॉक में हैं, अपने आप को ही गलत ठहरा रहे हैं। ऐसा कुछ हो सकता है जिसकी वजह से कि उन्हें गिल्ट की फीलिंग लगातार है, या शेम की फीलिंग, शर्म की फीलिंग लगातार है, वो पब्लिक में आना नहीं चाहते। तो दोस्तों पीटीएसडी की डायग्नोसिस बने इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो सिम्टम्स है वो कम से कम 1 महीने तक की ड्यूरेशन के होने चाहिए, या 1 महीने से ज़्यादा के होने चाहिए। और दोस्तों हर एक ग्रुप से कितने सिम्टम्स होने चाहिए मैं वो भी आपको बता देता हूँ। तो जो पहला ग्रुप था दोस्तों इंट्रूजन सिम्टम, उसमें से कम 1 या अधिक लक्षण होने चाहिए डायग्नोसिस बनाने के लिए। साथ साथ दोस्तों जो दूसरा ग्रुप है जिसका नाम है अवॉइडेंस सिम्टम्स, उसमें से भी कम 1 या 1 से ज़्यादा सिम्टम्स होने ही चाहिए। दोस्तों जो तीसरा ग्रुप है मूड और थिंकिंग के सिम्टम्स वाला, उसमें से कम 2 या उससे ज़्यादा सिम्टम्स होने ही चाहिए। और दोस्तों जो लास्ट ग्रुप है जिसका नाम है फिजिकल एंड इमोशनल रिएक्शंस, उसमें से भी दोस्तों कम से कम 2 या उससे ज़्यादा सिम्टम्स होने ही चाहिए। तो अगर इतने सिम्टम्स प्रेजेंट हैं दोस्तों पर्टिकुलर 1 मंथ या उससे ज़्यादा की ड्यूरेशन के लिए, तो डेफिनेटली पीटीएसडी या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर वाली कंडीशन डेवलप हो रही है, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और ऐसे में ज़रूर एक मेंटल हेल्थ डॉक्टर से मिलना चाहिए। दोस्तों हम बात करते हैं कि किन किन लोगों में रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है कि उन्हें पीटीएसडी हो सकता है। तो जिन लोगों का दोस्तों जो सपोर्ट सिस्टम है फैमिली या फ्रेंड्स का, वो अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो चांसेस होते हैं कि अगर लाइफ में कुछ भी थ्रेटनिंग इवेंट होगा, कुछ भी टेरिफाइंग इवेंट होगा, तो पीटीएसडी की कंडीशन डेवलप हो सकती है। साथ साथ दोस्तों जिन लोगों को पहले से ही मेंटल हेल्थ इशू चल रहे होते हैं, कुछ भी फॉर एग्जांपल एंग्जाइटी चल रही है, या डिप्रेशन चल रहा है, या कुछ और साइकोटिक प्रॉब्लम चल रही है, तो ऐसे पेशेंट्स में भी दोस्तों चांसेस ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं कि पीटीएसडी वाली कंडीशन हो सकती है। दोस्तों जिन लोगों की फैमिली में जो उनके सिबलिंग्स हैं, या उनके पेरेंट्स हैं, या ग्रैंड पेरेंट्स हैं, अगर उनमें मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स की दोस्तों हिस्ट्री है, तब भी चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं कि पीटीएसडी की संभावना हो सकती है अगर लाइफ में कोई टेरिफाइंग इवेंट होगा तो। दोस्तों कई बार लोग कुछ ऐसी जॉब्स में होते हैं जहाँ पर कि रोज़ का उठना बैठना ही इस तरह की कंडीशंस में होता है जो बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप आर्मी में हैं, या कि अगर आप पुलिस में हैं, या अगर आप हॉस्पिटल में हैं, तो यहाँ पर चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आप रोज़ किसी न किसी दुखी या किसी न किसी एग्रीव्ड कंडीशन का सामना कर रहे होंगे, या किसी न किसी बहुत इम्पल्सिव कंडीशन का सामना कर रहे होंगे, जहाँ पे आपको कुछ भी लाइफ डेथ वगैरह देखना पड़ सकता है, या आप उसके पार्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों इन प्रोफेशन में काम करने वालों के साथ भी पीटीएसडी होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं। साथ साथ दोस्तों कुछ लोग जो सब्सटेंस अब्यूज़ करते हैं, मतलब ड्रग्स वगैरह लेते हैं, अल्कोहल का सेवन करते हैं, स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, इस तरह के जो बिहेवियर्स में जो लोग इंडल्ज होते हैं, उनके अंदर भी चांसेस पीटीएसडी डेवलप होने के नॉर्मल से ज़्यादा देखे गए। दोस्तों जिन लोगों में भी जो ट्रॉमा हुआ है, मतलब जो भी वो टेरिफाइंग लाइफ इवेंट था, अगर उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा सीवियर है, तब भी चांसेस बढ़ जाएंगे पीटीएसडी डेवलप होने के। या अगर उस इवेंट की दोस्तों ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा थी, तब भी चांसेस बढ़ जाएंगे पीटीएसडी होने के। दोस्तों हम पीटीएसडी के ट्रीटमेंट की बात करते हैं, हालांकि बहुत शॉर्ट में करते हैं। तो इसमें ट्रीटमेंट दोस्तों 2 अलग अलग तरह से किया जा सकता है। पहली चीज़ होती है दोस्तों टॉक थेरेपी, साइकोथेरेपी होती है, जिसे हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का नाम भी देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या होता है कि पेशेंट से बात की जाती है, और पेशेंट से बात करके जो पेशेंट्स के थॉट्स और बिहेवियर का जो अलाइनमेंट है दोस्तों, वो थोड़ा-सा इम्प्रूव किया जाता है, ताकि जो भी पेशेंट के अंदर ट्रिगर्स हों, जिन ट्रिगर्स की वजह से नेगेटिव फीलिंग्स पैदा हो चुकी हैं, जिन ट्रिगर्स की वजह से नेगेटिव बिहेवियर पैदा हो गया है, उन ट्रिगर्स को पहले आइडेंटिफाई किया जाए दोस्तों, और फिर उन पे वर्क किया जाए, ताकि धीरे-धीरे इंसान नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ आ पाए। ठीक है दोस्तों, तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी भी कई तरह की होती है, और हम कभी किसी नेक्स्ट वीडियो में ये सारी की सारी डिटेल्स डिस्कस करेंगे, ताकि आपको उनका एक अंदर का आइडिया हो।
दोस्तों मेडिकेशंस भी होती हैं नॉर्मली जो पेशेंट्स को कई बार डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं। डिप्रेशन हटाने की मेडिसिन दी जाती हैं दोस्तों, या एंग्जाइटी हटाने की मेडिसिन दी जाती हैं। अगर पेशेंट्स को नाइटमेयर्स वगैरह आ रहे हैं तो उस चीज़ के लिए मेडिसिन दी जाती हैं। अगर पेशेंट को सोने में दिक्कत हो रही है तो कई बार उस चीज़ के लिए भी मेडिसिन दी जाती हैं। दोस्तों पर्पज़ यही होता है कि मेडिकेशंस और टॉक थेरेपी के ज़रिए पेशेंट्स जो अपने सिम्टम्स हैं जिससे बहुत ज़्यादा नेगेटिवली अफेक्ट हो गया है उस लूप से बाहर आ सके और लाइफ को एक नॉर्मल तरीके से अप्रोच कर सके। दोस्तों मैं आपसे कुछ एक सेल्फ हेल्प टिप्स डिस्कस करना चाहता हूँ कि जिससे कि जो पीटीएसडी के पेशेंट्स हैं वो किस तरह से अपनी खुद की मदद कर सकते हैं। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है ही कि आप एक डॉक्टर के पास जाएं और पूरा का पूरा जो मेडिकल ट्रीटमेंट है आपका वो प्रॉपर सुपरविजन में लें, पूरी की पूरी एडवाइसेस फॉलो करें। पर साथ साथ में आप और क्या कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि पीटीएसडी के बारे में आपकी जानकारी हो, मतलब कि आपको एजुकेशन हो कि ये चीज़ होती क्या है। ठीक है, ये पहला टिप है। साथ साथ दोस्तों आपको ये भी मन में मानना इंपॉर्टेंट है कि कोई भी चीज़ जो आपके साथ हुई है, जिस सदमे में आप हैं, तो वो चीज़ धीरे धीरे ही जाएगी। अपने आप से कोई बहुत ज़्यादा तुरंत वाली उम्मीद मत करिए कि आपको तो फटाफट से 2 दिन में सिम्पटम्स खत्म हो जाना चाहिए अब ट्रीटमेंट लेने के बाद, अभी भी क्यों चल रहा है, अभी भी क्यों आपको बुरा लग रहा है, ऐसा नहीं। लेट्स बी रियलिस्टिक। दोस्तों आपको अपने सर्कल में कुछ लोग ऐसे आपके साथ होने चाहिए हमेशा जिनसे कि आप अपने दिल की बात बेझिझक कर सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दोस्तों। साथ साथ दोस्तों आपको ये भी अपने सर्कल में जहाँ पे आपका उठना बैठना है वहाँ पे आपको ये बता के रखना चाहिए कि वो कौन सी चीज़ें हो सकती हैं जिससे कि आपके सिम्टम्स शायद ट्रिगर ना हो जाएँ या आप अचानक से आप किसी एंग्री या एग्रेसिव आउटबर्स्ट में ना आ जाएँ। दोस्तों आपको बड़े कामों को या बड़े थॉट्स को छोटे-छोटे कामों में या छोटे-छोटे थॉट्स में डिवाइड करना चाहिए और फिर अप्रोच करना चाहिए। इससे आप अंदर से बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म नहीं होंगे। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है पीटीएसडी के पेशेंट्स के लिए कि आपको रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। आपको वो सारे काम करने चाहिए जिनसे कि आप अंदर से बेहतर फील कर सकें। अब वो हर एक का अलग-अलग होता है। कोई पेंटिंग करता है, स्केचिंग करता है, कोई गार्डनिंग करता है, कोई फ़िल्म्स देखता है या कुछ भी सीरीज़ देखता है, कोई रीडिंग करता है। तो जिन भी चीज़ों से आपको अच्छा लगता है आप उन कामों को करने की ज़रूर डेली कोशिश करिए। ठीक है दोस्तों, साथ साथ आप डीप ब्रीदिंग भी करिए, मेडिटेशन भी करिए। दोस्तों नेचर में टाइम गुजारना भी इम्पॉर्टेंट है, उस बारे में भी सोच के चलना चाहिए। साथ साथ म्यूज़िक का बहुत अच्छा फ़र्क देखा गया है। तो जिस भी किस्म का म्यूज़िक आपको पसंद हो वो तो या तो आप एक्टिवली सुनिए वरना पैसिवली, मतलब कमरे में लगा करके रखिए ताकि आपको जाने अनजाने आपके कानों तक आवाज़ जाती रहे। दोस्तों ये मानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीटीएसडी अगर हो गया है तो ऐसा नहीं है कि आप कोई वीक हैं, आप कमज़ोर हैं या पीटीएसडी होना एक वीकनेस का साइन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी के साथ भी हो सकता है। ठीक है, तो अपने आप को कमज़ोर नहीं मानना है आपको, ये आपकी रिकवरी में चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आपको इस चीज़ के साथ भी मन में एडजस्ट करना चाहिए कि जो पीटीएसडी के सिम्टम्स हैं इन्हें जाने में टाइम लगेगा। तो बहुत ज़्यादा मिराक्युलस रिकवरी, बहुत ज़्यादा फास्ट रिकवरी आपको एक्सपेक्ट नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप ऐसी एक्सपेक्टेशन करेंगे और ऐसा नहीं हो पाएगा तो आप अपने आप को गिल्टी महसूस करेंगे, जिससे कि आपके सिम्टम्स और ज़्यादा बढ़ेंगे या एटलीस्ट बहुत जल्दी ठीक नहीं होंगे। दोस्तों फिजिकल एक्सरसाइजेस करना इंपॉर्टेंट है, तो आप किसी भी फॉर्म में जो भी आपको ठीक लगता है आप करिए। आप स्विमिंग करिए, आप ब्रिस्क वॉकिंग करिए, आप रनिंग करिए। अगर आपके साथ और कोई मेडिकल कंडीशन अटैच नहीं है तो जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है, आप योगा करिए, लेकिन आपको फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। फिजिकल एक्टिविटी करने से पॉजिटिव केमिकल्स निकलते हैं ब्रेन में, एंडोर्फिन्स वगैरह, जिससे कि आपको अच्छा लगने का एहसास होता है। एक्सरसाइज करने से दोस्तों बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा हर एक टिश्यूज़ में, हर एक सेल्स में ठीक से पहुंचती है, जिससे कि इन्फ्लेमेशन कम होता है, बॉडी की सेल्स की हीलिंग अच्छी होती है, मेंटल हेल्थ भी इंप्रूव होने में हेल्प मिलती है। दोस्तों पीटीएसडी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सोसाइटी में इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग पीटीएसडी से अफेक्ट होते हैं। हर घर में कुछ ना कुछ हुआ होता है हाल फिलहाल में शायद, जिसकी वजह से फैमिली का कोई ना कोई मेंबर वल्नरेबल होता है, परेशान होता है। स्पेशली अभी दोस्तों जैसे कोविड की वेव आई थी, कितनी सारी फैमिलीज़ में कितना सारा डैमेज हो गया, लोगों की लाइफ्स का, लोगों की हेल्थ का, लोगों ने जो भी फाइनेंशियल पूंजी थी कितनी कितनी लोगों की ख़त्म हो गई। तो पीटीएसडी तो ज़ाहिर सी बात है कि बहुत कॉमन है। तो इसके बारे में अगर हमें पता है कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, हम किस तरह से इसके सिम्टम्स को पहचान सकते हैं, ताकि अगर हम इस क्राइटेरिया में आते हो तो हम एक डॉक्टर के पास जाएँ और अपना इलाज करा सकें, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपको जहाँ भी लगता है कि इस वीडियो को किसी को शेयर करने से फ़ायदा होगा तो प्लीज़ शेयर करिएगा दोस्तों।